एनसीईआरटी फाउंडेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए, जो 6 से लेकर 12th क्लास तक का होगा। उसमें हमारी शुरुआत होगी मध्यकालीन भारत से। आइए देखते हैं कैसे हम आपको मध्यकालीन भारत से अवगत कराते हैं। तो हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों का आक्रमण पहला देखेंगे। उसके बाद देखेंगे महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल शासन व्यवस्था और मराठों का उत्कर्ष। इन सब के बारे में हम जानेंगे। हम बात करते हैं, पहले अध्याय की बात करते हैं। तो भारत पर जो मुसलमानों का आक्रमण हुआ, आपको पता है कि 610 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब जो है एक मुस्लिम धर्म का स्थापना करते हैं। और उसी मुस्लिम धर्म का प्रसार जब सभी देशों में होने का काम होता है, तो जो अरब में ही मुस्लिम, सऊदी अरब जो वहीं पे मुस्लिम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, मोहम्मद साहब ने किया। और इसको जो है अरब से प्रसार करके तुर्की वगैरह में लाया गया। ठीक है, तो जो अरब के जो अटैक मुस्लिम जो होंगे वो थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन जो तुर्की वाले होंगे इनको कट्टरपंथी ज़्यादा होगा, ये मंदिरों को तोड़ेंगे, ज़्यादा तबाही मचेंगे। लेकिन ये थोड़े सॉफ्ट टाइम के होंगे, अरब वाले सॉफ्ट होंगे। ठीक है, तो अरब मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में भारत पे पहला आक्रमण करेगा। वो अरब आक्रमणकारी होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। आइए जानते हैं अरब आक्रमण की शुरुआत देखते हैं। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कौन होगा? अरब से होगा, अरब आक्रमण, तो अरबी आक्रमण होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद 712 एडी में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के देखरेख में हुआ। और इसके आक्रमण का कारण क्या था? तो सिंध के राजा दाहिर के साथ राबर या रेबार का युद्ध इसने 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्या उद्देश्य था? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था कि इराक का जो शासक था उनका नाम था अल हज्जाज। वो समुद्री, उनका जो जहाज़ था वो सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। कहा जाता है कि इराक का जो शासक था अल हज्जाज, उनका जहाज़ जो है वो श्रीलंका से कुछ सामान लेकर के आ रहा था और सिंध के पास जो है लुटेरों ने लूट लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा जहाज़ या तो लौटा दो, नहीं तो इसके बदले में सिंध के राजा दाहिर को कहा कि तुम मुआवजा दो, जो उसने दोनों चीज़ करने से इनकार कर दिया। इसके कारण उसने क्या किया? सिंध पे अटैक कर दिया। ठीक है, ये हो गया। 713 ईस्वी में मुल्तान यानी स्वर्ण नगरी, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र साहब आ गया था ना पाकिस्तान में, तो मुल्तान को 712 ईस्वी में मुल्तान स्वर्ण नगरी पे इसने अटैक करने का काम किया। और इसके बारे में जानकारी आपको मिलता है कि अली अहमद की पुस्तक चचनामा में इसकी जानकारी मिलती है। चचनामा जो है, चलचनामा इसको भी बोलते हैं। सिंध पर अरब के आक्रमण का वृत्तांत इसमें देखने को मिलता है। अरबी आक्रमण से अपने लोग को क्या फ़ायदा हुआ? तो भारत में मतलब फ़ायदा क्या हुआ, घाटा क्या, उसको देखते हैं। तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। भारत अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान, विभव का आदान प्रदान हुआ। ऊँट पालन की प्रथा भारत में आ गई। खजूर की खेती भारत में शुरू हो गई। दिरहम नाम की मुद्रा भारत में शुरू हुई, दिरहम नाम की मुद्रा। ठीक है, दिरहम नाम की मुद्रा शुरू हुई। फिर उसके बाद जजिया नामक कर जो है, जैसे पहले कर सब पे टैक्स सामान लिया जाता, लेकिन हिंदू लोगों पे स्पेशल कर एक लगा दिया गया, जजिया नामक कर। गैर मुसलमान लोगों पे जजिया कर लगा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे हम बात करें तो साहित्य में बात करें तो उन लोगों ने आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंच सिद्धांत अरबी में अनुवाद करने का काम किया। ठीक है, और अल फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खाद्य का अरबी में अनुवाद किया। तो हमारे साहित्य को उन लोगों ने अरबी में अनुवाद किया। किसको? आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र। और अल फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खाद्य का अरबी में अनुवाद किया। अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। सतीश चंद्र जो है उनके मध्यकालीन भारत में इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और उन्होंने, और हम लोगों को अरबी, अरब लोगों से मानसून शब्द भी मिला और मानचित्र बनाने की कला भी हम लोगों ने अरबी लोगों से सीखा। ठीक है, तो ये अरबी का रहा। हम लोगों ने से क्या लिया और हम लोगों को क्या दिया वो देखें। अरबी अब कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण, तुर्क आक्रमण, जो कि कट्टर होंगे, जिन्होंने अरबी लोगों ने मुसलमान बना दिया है, जिन लोगों को, वो कट्टर होंगे, वो अटैक करेंगे। उनके बारे में तुर्की आक्रमण। तो महमूद गजनबी जो है अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का स्थापना किया, जो कि आप जानते हैं जो ये कहाँ पड़ता है? अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। तो अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का स्थापना करता है और इसको राजधानी बनाता है। कहाँ? तो राजधानी बनाता है गजनी, जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक है,
अब जो ये व्यक्ति है अल्पतगीन का जो दामाद व गुलाम उसका नाम है सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पे अटैक किया। तो ये जो अल्पतगीन है इसके दामाद और साथ में गुलाम, पहले क्या होता था गुलाम को ही लोग दामाद बना लेता था, गुलाम बड़े पढ़े लिखे होते थे। तो गुलाम व दामाद का नाम है सुबुक्तगीन, उसने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पे आक्रमण किया। यानी ये कौन सा अटैक हुआ? तुर्की आक्रमण हुआ पहला। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम कौन बन गया? तो कौन कहिएगा? सुबुक्तगीन बन गया, सुबुक्तगीन। अब हम बात करते हैं 998 एडी में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी शासक बना। महमूद गजनबी शासक बना 998 में। और इसने क्या किया? शासक बनते ही बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह से इसने उपाधियां लेने का काम किया और पहला सुल्तान का उपाधि इसने लिया। खुद अगर ये सुल्तान का उपाधि ले लेता तो इसकी उतनी मान सम्मान नहीं होती, आलोचना होती, लेकिन बगदाद के खलीफा ने इसको सुल्तान का उपाधि दे दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान का उपाधि ले लिया, यामिन उल मिल्लाह का उपाधि ले लिया, यामिन उद्दौला का उपाधि ले लिया। तीन उपाधि इसने बगदाद के खलीफा से लिया, यामिन उद्दौला, यामिन उल मिल्लाह और सुल्तान की उपाधि। और अन्य उपाधि इसने धारण किया गजनी और बुद्सिकन, क्योंकि इसने भारत में, मैंने बोला कि तुर्की आक्रमणकारी हैं, ज़्यादा कट्टर है, भारत में आके मंदिरों को तोड़ेंगे, तो मंदिर को तोड़ने के कारण इसने बुद्सिकन का उपाधि धारण किया, मूर्ति भंजक। भारत पर अरबी आक्रमण नहीं, ये कौन आक्रमण है? तुर्की आक्रमण। भारत पर गजनबी के आक्रमण यानी तुर्की आक्रमण के प्रमुख आक्रमण इसने इतिहासकार हेनरी हैलियट बोलते हैं कि ये 17 बार आक्रमण किया भारत पे। और हम लोग भी जानते हैं कि 17 बार आक्रमण, क्या उद्देश्य था? धन प्राप्ति करना, इस्लाम का प्रसार करना और मध्य एशिया में एक विस्तृत साम्राज्य के प्रसार के लिए धन इकट्ठा करना। अब इसने जो 17 बार अटैक किया उसमें प्रमुख आक्रमणों को हम देखते हैं। भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे का प्रयोग करके ये किया। प्रथम किया 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर पेशावर व अन्य इलाकों पर इसने फर्स्ट अटैक किया। दूसरा 1001 में अटैक किया हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। राजधानी इसकी वैदी या उद्भांडपुर थी, जो पेशावर में पड़ता है, यहाँ पर अटैक किया। राजा जयपाल आत्महत्या कर लेता है और उसका बेटा आनंद पाल जो है वहाँ का शासक बन जाता है। उसके बाद जिसका फेमस अटैक है ये 1014 ईस्वी वाला अटैक बहुत फेमस है, थानेश्वर हरियाणा वाला, क्योंकि वहाँ चंद्र स्वामिनी मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर को ये तोड़ करके लूट के ले जाता है। फिर 1018 में गंगा घाटी कन्नौज यानी मथुरा जो है, कन्नौज यूपी, वहाँ पे ये अटैक करता है। प्रथम मुस्लिम अटैक होता है कन्नौज मथुरा में और गुर्जर प्रतिहार राजा राजपाल से ये भिड़ंत करता है, अपनी लड़ाई करता है। 1019 से 20 में कालिंजर अभियान करता है, वहाँ पर चंदेल शासक विद्याधर से इसकी लड़ाई होती है। और इसने 16वां अटैक जो कि बहुत फेमस 1600 से सोमनाथ मंदिर पर 16वां अटैक करता है और शासक चालुक्य वंश का प्रथम भीम प्रथम रहता है और सिंधु नदी पर जाट इसको लूट लेता है। तो वहाँ पर जो सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है तो वहाँ का राजा कौन रहता है? भीम प्रथम, जिसे इसकी लड़ाई होती है और भीम प्रथम वहाँ पर हार जाते हैं। और 16वां अटैक तो ये हो गया। और लास्ट में 17वां अटैक जो होगा, ये 16वां नहीं होगा, कौन होगा? 17वां अटैक मुल्तान के पास खोखरों को जाटों के विरुद्ध लड़ाई करता है, क्योंकि इनका संपत्ति लूट लिया था। तो ये इसका आखिरी अटैक रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि महमूद गजनबी से कुछ और तथ्य हम जानते हैं। सेना में तिलक नाम का हिंदू सेनापति रखता था, अपने सेना में इसको तिलक नाम का एक हिंदू सेनापति था। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का दिरहम जारी किया था, दिरहम। ठीक है, देखिए एक सोना था गुप्त काल में, उसका नाम था दिनार। ठीक है, ये दिरहम है, दिरहम, ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। ये दिरहम की बात हो रही है, दिरहम। साहित्यकार इसके जो दरबार में थे, इसके साथ जो आए थे वो 4 लोग आए थे। मैं आपको ट्रिक देते रहता हूँ बार बार। FUFA फुफ्फा, F से हो गया फिरदौसी, ये फिरदौसी ने शाहनामा का रचना किया, महान फारसी ग्रंथ। पूर्व का होमर कहते हैं फिरदौसी को। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था फिरदौसी ने। तो FOU से क्या हो गया? उत्बी, दरबारी इतिहासकार था इसका उत्बी कौन था? दरबारी इतिहासकार। तारीख़ यामनी का रचना किया था अरबी में, FU हो गया। फिर F से हो गया अल बरूनी, तो तहकीक हिंद अरबी में। A से हो गया अल बरूनी हो गया। ठीक है, फिर F से हो गया F से हो गया फिरदौसी, U से हो गया उत्बी, फिर F से हो गया अल बरूनी, A से अल बरूनी हो गया। फिर हो गया बैहाकी, तारीख़ सुबुक्तगीन या पूर्व का टेप्स कहते हैं बैहाकी को। अब हम जानते हैं इसके बाद जो हुआ, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ।
ठीक है, गौरी का अटैक हुआ, जिसमें देखिए कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 में पहला अटैक, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी इसको बोलते हैं, गजनी का शासक बना, ठीक है। और इसने 1175 में, ये 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम गजनी का शासक बना। 1175 में खैबर और गोमल दर्रे से भारत पर, मुल्तान पर प्रथम अटैक किसने किया? उद्देश्य था धन की प्राप्ति और साम्राज्यवाद का स्थापना करना। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो अटैक किया 1175 में पहला अटैक, मुल्तान पे प्रथम अटैक, और करमातियों को हराकर मुल्तान पे कब्जा कर लिया। करमाती वहाँ के शासक थे। और 1178 में ये दूसरा अटैक करता है गुजरात के पाटन पर, और चालुक्य राजा भीम द्वितीय संरक्षण माँ नायिका देवी कर रही थी। तो देखिए आपको याद कीजिए कि वहाँ वो जो अटैक किया था मोहम्मद गजनबी, तो उसको जो है वहाँ था भीम प्रथम था, जो हार गया था, सोमनाथ मंदिर को लूटने से नहीं बचा पाया था। लेकिन अब जो ये गौरी अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे है भीम द्वितीय, जो कि छोटा बच्चा है, इसकी माँ है नायिका देवी, इससे लड़ाई होता है और ये हार जाता है यहाँ पर। तो इसकी लड़ाई होगी और ये हार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुजरात पाटन पर अटैक में ये हार जाएगा। तो पहला बार हारेगा कब? गुजरात के पाटन पे लड़ाई करके। माउंट आबू के पास गौरी की पराजय, भारत में प्रथम पराजय होता है, इसकी हार हो जाती है। भीम द्वितीय की माँ जो है नायिका देवी, इसको हराने का काम करती है 1178 में। फिर जो है 1191 में आप जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है, लेकिन ये इसको जिंदा छोड़ के बहुत बड़ा गलती करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति का नाम रहता है स्कंद। फिर ये अपना सेना इकट्ठा करता है और तराइन का दूसरा लड़ाई करता है। दूसरा लड़ाई में पृथ्वीराज पृथ्वीराज तृतीय को ही यहाँ पे हरा देता है। और यहाँ पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे, इसको मार देना चाहिए था, लेकिन इस नेबले को मारे नहीं, छोड़ दिए जिंदा। ये दोबारा सेना लेकर के आता है, उनको ही मार देता है। फिर उनके ससुर जी जो रहते हैं पृथ्वीराज तृतीय के, चंदावर के युद्ध में जयचंद्र का पराजय करता है। इस प्रकार से इसका जो है कहानी खत्म होता है यहाँ पे। और इसने गौरी व लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के भी चलाए थे। गौरी ने गौरी और लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के भी चलाए थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानिए, इनको राय पिथौड़ा भी कहते हैं। मूल नाम था पृथ्वीराज तृतीय। दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर इनके नाना थे, ने इनको दिल्ली व अजमेर जिला दे दिया था। इनके नाना का नाम था अनंगपाल तोमर, जो दिल्ली के संस्थापक थे, ने पृथ्वीराज तृतीय को दिल्ली व अजमेर दे दिया था। चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया व सेनापति अल्लाह उदल की मृत्यु हो गई थी। चंदेल के शासक परमार्दी देव को पराजित किए और इनके सेनापति अल्लाह उदल का मृत्यु हो गया था उस लड़ाई में। और दरबारी कवि इनका चंद्रबरदाई था, जिनकी महत्वपूर्ण रचना पृथ्वीराज रासो है। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले जयदेव ने गीत गोविंद का रचना किया था। तो देखिए इनके दरबार में जो था दरबारी कवि चंद्रबरदाई, उसने पृथ्वीराज रासो का रचना किया था। और लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, उन्होंने किसका रचना किया था? गीत गोविंद का रचना किया था। 1213 में इनका जो सेनापति है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, को कालिंजर अभियान करता है और चंदेल शासक परमार्दी देव को हरा देता है। 15 मार्च 1206 को खोखर सरदार द्वारा गौरी की हत्या कर दी जाती है। खोखर सरदार मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता है और भारत में दिल्ली सल्तनत का अब शुरुआत होगा इनके गुलाम के द्वारा। तो हम गुलाम वंश नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो।